गुड इवनिंग क्लास, कैसे हो सभी। आप सबका स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म ई स्कूल, जहां हम 6 to 10 साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इन सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। और तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए, सो फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी फ्रांस रेवोल्यूशन क्या होता है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी भी कंट्री, किसी भी टेरिटरी में एक लिमिटेड समय में अगर वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी जो राजनीतिक व्यवस्था है, अगर इसको बदल दिया गया, पास्ट में कुछ और था और लोगों ने इवेंट करा, लोगों ने स्ट्राइक करा, रिवॉल्ट करा, कुछ भी करा और लोगों ने करके वहां के इस पॉलिटिकल सिस्टम को बदल दिया, तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसी वर्ड को हम कहते हैं रेवोल्यूशन यानी क्रांति। ठीक, तो उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। फ्रांस के राजा थे लुई 16 और उनकी वाइफ मैरी एंटोनिटी। इन दोनों का शासन कैसे फ्रांस से खत्म होता है और कैसा जो आपका फ्रांस है वो भी एक रिपब्लिकन कंट्री बन जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है कि रिपब्लिकन कंट्री क्या होती है। तो वो कंट्री जहां का उनका हेड इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड समझ में आया था, इन द सेंस की इलेक्शन होता है और इलेक्शन के बाद वो जीतता है और उस कंट्री का हेड बनता है। तो उस कंट्री को हम क्या बोलते हैं, रिपब्लिकन कंट्री। तो पूरी की पूरी यही स्टोरी होगी। इस पूरे चैप्टर को हम वन शॉट में खत्म करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे। बस आप मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक और देखिए इस चैप्टर को कैसे हम स्टोरी से एक समझते हैं। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे हमारे हैंड रिटन नोट्स से, जहां पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसमें सारे के सारे आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे और लेक्चर खत्म होने के बाद आप टेलीग्राम से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आप सबका स्वागत है, मेरा नाम है अभिषेक और यहाँ पे हम अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। चलिए देखिए, तो ये फर्स्ट पेज है। फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं है, फर्स्ट पेज पे आपका सबसे पहले है सिर्फ इंट्रोडक्शन कि इस पूरे के पूरे हर चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने जाएंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इंट्रोडक्शन ही है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन पढ़ने जाएंगे हम सभी। चलिए देखिए, तो अब इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या बताया जाएगा कि इंपॉर्टेंट लैंडमार्क, यानी भाई इसको इंपॉर्टेंट लैंडमार्क क्यों कहा जाता है, सबसे पहले ये समझ लो। अच्छा ये सोचिए कि शायद कभी लोग सोचते ही ना कि ये इक्वेलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेसी, इन चीजों का मतलब क्या है और ये सारे वर्ड्स आए कहां से। तो ये कहानी लगभग आपकी कब 17 टू 18 सेंचुरी की है फ्रांस की, जहां पे उनके लोग वो अपने राजा के शासन यानी लुई 16 के शासन से बोर हो चुके होते हैं, थक चुके होते हैं, हार चुके होते हैं और उनको एक नए राज्य की तलाश होती है, कैसे हम इस व्यवस्था को बदले और अपनी जिंदगी को सुधारें। और वही करने के लिए ये लोग पूरी कोशिश करते हैं और अचीव कर लेते हैं। फ्रांस में जो क्रांति हुई यानी जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, उसी से ही दुनिया को इन सभी वर्ड का मतलब समझ में आया कि डेमोक्रेसी क्या है, इसका फायदा क्या है, इक्वेलिटी क्यों होनी चाहिए, लिबर्टी क्यों होनी चाहिए अपने समाज में। यही चीज जो फ्रांस है पूरे देश को और पूरी दुनिया को समझाता है। तो सबसे पहले मोनार्की यही बताया जाएगा कि फ्रांस आपका मोनार्की था और मोनार्की से कैसे वो रिपब्लिक में बनता है। तो बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो ये जो आपका टॉपिक है ना, ये बेस्टाइल फोर्ट इवेंट से शुरू होता है, जहां पे आप लोग ने देखा होगा आपके सबसे पहले पेज में ही एक किले की फोटो दिखा रखी है और नीचे बहुत सारे लोग हैं, लोग हमला कर रहे हैं वहां पे हथियारों से और जो आपका फोर्ट है वो टूट रहा है, उसके बारे में वहां पे डिस्कस कर रखा है। तो आउटलाइन आपका यही है। नेक्स्ट इसके बाद का टॉपिक क्या होगा हमारा, फ्रेंच सोसाइटी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका है कि फ्रांस का समाज कैसा था। भाई क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, क्रांति की जरूरत क्यों पड़ी, क्या समाज में सब बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से सही चल रहा था, नहीं चल रहा होगा, यही तो बदलने की लोगों ने कोशिश करी। तो देखिए क्या बता रखा है, फ्रांस को यहाँ पे अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर रखा है, जैसे अपना है ना इंडियन सोसाइटी में कि देखेंगे कि हम अपनी सोसाइटी को हमने वर्णों के हिसाब से ब्राह्मण, क्षत्रिय, देन वैश्य एंड शूद्र, इन अलग अलग 4 वर्ण में हमने डिवाइड करा है। तो आपके फ्रांस में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम चल रहा था। वहां पर सोसाइटी को फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, देखिए नोट्स में, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और आपका थर्ड स्टेट, यहाँ पे इन लोगों को डिवाइड कर रखा था। अलग अलग प्रिविलेजेस थे, आखिरकार होते कौन है, फर्स्ट स्टेट के लोग, सेकंड स्टेट के लोग, थर्ड स्टेट के लोग, इसके बारे में आगे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्या देखिए मार्क कर रखा है मैंने कि जो आपके फर्स्ट और जो आपके सेकंड स्टेट के लोग हैं वो क्या, फ्री फ्रॉम टैक्स, यानी भाई ये लोग कर चुकाने से मुक्त थे, ये कोई भी टैक्स पे नहीं करते थे। और इनके अलावा इन लोगों के पास कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी थे। कैसे स्पेशल प्रिविलेजेस आपके, कुछ वैसे अधिकार जैसे फ्यूडल सिस्टम, यानी जो थर्ड स्टेट के लोग होंगे वो जाकर इनके यहाँ सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उसके बदले उनको पे भी नहीं करना पड़ेगा, ये जाकर वहां पर सर्विस प्रोवाइड करके आ जाएंगे और जाकर टैक्स देंगे।
तो चलिए इसके बारे में भी अच्छे से हम आगे नोट्स में डिस्कस करेंगे। तो भाई इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, स्ट्रगल टू सर्वाइव, कि भाई जो तुम्हारे फ्रांस के लोग थे उन लोगों को अब सर्वाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ फ्रांस में कि वो लोग मतलब उन लोगों की जो नॉर्मल आजीविका है वो ही खत्म हो गई, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। और इसी को क्या कहा जाता है आपका, सबसिस्टेंस क्राइसिस। इसका मतलब होता है कि नॉर्मल आदमी को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, मकान चाहिए, बस खत्म। लेकिन वहां के लोगों को ये भी नहीं मिल पा रहा था, उनके वहां के किंग के वजह से, क्योंकि भाई वो फेल हो चुके थे। अब उनके बस की बात नहीं थी कि वो फ्रांस को कंट्रोल कर पाए। क्या रीजन है उसके पीछे, वो तो हम आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, अब रोल ऑफ फिलोसोफर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जहां पे हम 3 फिलोसोफर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिलोसोफर यानी समझते हो आप लोग, दार्शनिक। जैसे अपने यहाँ नहीं है इंडियन, अपने कंट्री में फिलोसोफर्स जैसे स्वामी विवेकानंद, गांधी जी, जिन्होंने लोगों को समझाया, लोगों को बताया क्या गलत है, क्या सही है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रांस में भी तुम्हारी ये 3 फिलोसोफर्स थे। इन तीनों ने अलग अलग तरीके से, मतलब इन तीनों ने अलग अलग बुक लिखी और लोगों को इसके बारे में बताया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, और किस तरीके से आपको जिंदगी जीनी है। उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, किसके बारे में, कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास यानी आपके थर्ड स्टेट के लोग, उनकी लाइफस्टाइल क्या चल रही थी और वो क्या करते थे। उसके बाद आपका मेन यहाँ से शुरू क्या चैप्टर है आपका, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अब क्रांति बिल्कुल यहाँ से शुरू हो जाती है, लोग अपना आपा खो देते हैं, अब उनके पास और वो धैर्य नहीं रख सकते। तो देखो सबसे पहले स्टोरी शुरू कहां से होती है, स्टेट जनरल की मीटिंग में। तो स्टोरी में हम देखेंगे कि लुईस 16 किंग तो थे, बट उनके पास राइट नहीं था, वो चाह कर भी टैक्स नहीं बढ़ा सकती थी। उसके लिए उनको क्या करना पड़ता था, स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी। फिर स्टेट जनरल की मीटिंग आई, फिर वहां से सब कुछ शुरू हुआ। थर्ड स्टेट के लोग वहां पे गए, उन्होंने किंग के सामने डिमांड रखा कि हम चाहते हैं कि 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि हर एक व्यक्ति वोट करे और सबकी वोट की वैल्यू बराबर हो। बट किंग डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद क्या, खत्म। उसके बाद आपका फ्रांस रेवोल्यूशन शुरू। अब ये सब सोच लेते हैं कि भाई अब कुछ भी हो जाए, हम राजा की शक्तियों पे यानी इनके पावर में लिमिटेशन लगा के रहेंगे। और ये जाते हैं अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं और 1791 में फ्रांस का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर देते हैं। और रिवोल्ट होता है, दंगा होता है, किंग भाई डर जाता है, अब उनकी शर्तों को मान लेता है। ठीक, तो नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है आपका, कि फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक। बट आपका ये कहा, लुई 16 भाई देखो जब एक बार पावर आ जाती है ना, तो आदमी सोचता है कि पावर मेरे पास ही बने रहे, मेरे पास से पावर जाए ना। तो ये लुई 16 क्या करते हैं, गद्दारी करते हैं, अपने ऑस्ट्रिया और पर्शिया के जो किंग होते हैं उनके साथ साझेदारी करते हैं। और ये सोचते हैं कि भाई जो मेरे पास था मुझे वापस दिला दो। तो और जाके पर्शिया के और ऑस्ट्रिया के किंग से हेल्प लेते हैं। बट जो नेशनल असेंबली के लोग होते हैं उनको ये बात पता चल जाती है और वो पहले ही वॉर शुरू कर देते हैं और ऑस्ट्रिया और पर्शिया को हरा देते हैं और आपके लुई 16 को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या, जैकोबिन क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है जैकोबिन क्लब, देखो स्टार मार्क कर रखा है मैंने। जैकोबिन क्लब कोई नहीं, आपकी ये भी एक पॉलिटिकल बॉडी ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जैकोबिन क्लब कैसे आई, इसका लीडर कौन था, कैसे पावरफुल बनी, डायरेक्टरी क्या है, डायरेक्टरी ने किस तरीके से फ्रांस को रूल करा। ठीक, उसके बाद जब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया, उन्होंने लोगों को क्या अधिकार दिया, राइट्स ऑफ सिटीजन में पढ़ा जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स होंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका वुमेन्स रोल, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपका वुमेन्स का क्या रोल होता है। ठीक, और जो आपकी जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है, यानी जो हमारी गवर्नमेंट है फ्रांस की, जो 1791 में बनती है, वो इनकी स्थिति को सुधारने के लिए क्या क्या चेंजेस करते हैं, उसके बारे में भी डिस्कस हम करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक, अब अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी यानी गुलामगिरी को बंद कर दिया जाता है, गवर्नमेंट कर देती है आपकी 1791 की जो गवर्नमेंट बनाई जाती है। और जो आपका मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जब उनका रूल आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब स्लेवरी को फिर से शुरू कर दिया जाता है। क्यों, कौन आता है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट। उनके बारे में पढ़ेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट है कौन। नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ आर्मी के जनरल होते हैं। भाई अब जनरल इतना पावरफुल कैसे बन जाता है कि पूरे के पूरे आपके फ्रांस पे कब्जा कर लेता है। फ्रांस छोड़िए, इनका सपना तो था कि पूरे यूरोप में कब्जा कर लेंगे और लगभग कर ही लेते हैं। तो इनके बारे में पढ़ा जाएगा। और आपका ये टॉपिक होगा रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, कि जो भी क्रांति, जो रेवोल्यूशन होता है, उससे जो आम लोगों की आम जिंदगी है ये किस तरीके से प्रभावित होती है। और कि भाई नेपोलियन बोनापार्ट कौन है, क्यों आया और कैसे ये पूरे तरीके से फ्रांस पे कब्जा कर लेता है, और इसको मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो चलो, ये तो था हमारे पूरे चैप्टर का ओवरव्यू। अभी चैप्टर बाकी है आपका। देखिए अब चैप्टर आपका नीचे से शुरू होता है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तुम लोग एनसीईआरटी में, तो आपका एनसीईआरटी भी ऐसे ही शुरू है। देखो इस चैप्टर को ना मेन 3 इवेंट में बांटो। क्या 3 इवेंट में, कि जो आपका फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज पे आपने क्या देखा, आपका है बेस्टाइल फोर्ट इवेंट। यानी बेस्टाइल एक किला है, जेल है। ठीक, वहां से शुरू होता है, लोग जाते हैं, तोड़फोड़ मचाते हैं, उसको जला देते हैं और वहां से कैदियों को आजाद करवा देते हैं। ठीक, तो ये होता कब है देखिए, तो 14 जुलाई 1789,
ठीक है, 14 जुलाई तुम्हारा 1789 को ये इवेंट होता है। और जो वहां के गुस्से वाले जो लोग, भड़के हुए लोग होते हैं, ये बेस्टाइल फोर्ट में जाते हैं और बिल्कुल तहस नहस कर देते हैं बेस्टाइल फोर्ट को, और वहां से जो भी हथियार होते हैं उसको उठा लेते हैं। वहां के जनरल को जो क्या बोलते हैं तुम्हारा जो जनरल होता है वहां का, आपका जो लोगों को पकड़ के रखता है तुम्हारा बेस्टाइल फोर्ट में, उसको मार देते हैं और वहां के कैदियों को रिहा कर देते हैं। ये स्टोरी अब लगभग कितने आपके 7,000, ठीक, कितने भाई 7,000 जो लोग होते तुम्हारे उस वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ पे? टाउन हॉल मैनी आपके मेन शहर के बाहर। क्यों? क्योंकि रूमर आपका अफवाह फैली होती है कि किंग ने क्या कर दिया, किंग ने ऑर्डर कर दिया कि जाओ सबको मार दो और उन सबके फसलों को तबाह कर दो। बड़ा अजीब है। अब हमने तो इस चैप्टर में ये भी नहीं पढ़ा कि भाई किंग कौन, ये लोग कहाँ से आ गए, बेस्टाइल फोर्ट कैसे हो गया। तो देखो यही तो है एनसीईआरटी जो आपको घुमा देती है। एनसीईआरटी ने जो बीच का इवेंट है उससे ही चैप्टर शुरू करा है, इसलिए चैप्टर आपको समझने में दिक्कत हो रही होगी, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं, मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा। तो ये जो बेस्टाइल फोर्ट इवेंट है ना, ये आपका बीच का इवेंट है, यानी ये लास्ट की स्टोरी आपको पहले उठा के दे दी गई है, तो आपको बताया जाए तो समझेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये अफवाह क्यों फैली और लोगों को क्यों ऐसा लगा कि उन्हीं के किंग ने लोगों को या सैनिकों को भेज दिया कि जाकर इस सबको मार दो और जाके उनके क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दो। तो चलो ये समझने के लिए भाई तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फ्रांस की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। देखिए फिर तो नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा क्या है, फ्रेंच सोसाइटी। तो एक बात और याद रखिए कि जो आपकी फ्रांस की जो सोसाइटी है 1789 से पहले उसको क्या कहा जाता है, ओल्ड रेजिम नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी 1789 से पहले की जो फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसको ओल्ड रेजिम कहा गया। तो क्या था इसके अनुसार, देखिए तो ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए आप लोग। ठीक है, तो ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लगभग इसको 3 स्टेट में बांट रखा है। देखिए तो फर्स्ट स्टेट तो हमारी फ्रांस सोसाइटी, यानी फ्रांस में जो लोग थे, पहले स्टेट में कौन आते थे, पहले स्टेट में आपके आते थे क्लेर्जी। कौन आते थे? क्लेर्जी। क्लेर्जी प्रोनाउंस करिए या क्लर्जी प्रोनाउंस करिए, आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लेर्जी कौन होता था? क्लेर्जी आपके होते थे वो लोग जो आपके चर्च से जुड़े थे। कहां से? चर्च, यानी जो आपके जैसे होता है ना पॉप हो गए या फादर हो गए या जो चर्च में काम करने वाले लोग हो गए, उन लोगों को फर्स्ट स्टेट का कहा जाता था और आपके वो क्लेर्जी होते थे। सेकंड स्टेट कौन होते थे? आपके नोबल्स, यानी जो किंग हो गया, किंग के जो फैमिली वाले हो गए, उनके जो रिलेटिव्स हो गए, उन सबको कहा जाता था वो सब कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सेकंड स्टेट। वेरी गुड। और नेक्स्ट कौन सा हो गया तुम्हारा? थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट में तुम्हारे बिजनेसमैन हो गए, लॉयर्स हो गए, टीचर्स, पीजेंट्स, लेबरर्स, यानी आपके थर्ड स्टेट में रिच भी थे, पुअर भी थे, एजुकेटेड लोग भी थे और अनएजुकेटेड लोग भी थे। जानकर तुम्हें हैरानी होगी कि फ्रांस में जो 90% थे ना, वो तुम्हारे थर्ड स्टेट के लोग थे, 90%। और जो तुम्हारे फर्स्ट और जो सेकंड स्टेट के लोग थे ना, वो सिर्फ 10% थे। चलो ये तो जान लिया। इससे और एक अचंभे की बात और सुनो, ये जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग, जो ओनली 10% जिनकी पॉपुलेशन थी, पास पूरी फ्रांस की 60% जमीन थी, 60%, समझ सकते हो। और जो 90% आबादी है ना, उनके पास सिर्फ 40% जमीन थी। इतना ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वहां लोगों के साथ। तो ये तो होना ही था, क्रांति तो आपकी होनी थी। अच्छा चलिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 टैक्स मैंने मेंशन कर रखा है। पहला टैक्स कौन सा आपका? टीथे करके है, टाइथे बोल लीजिए। और नेक्स्ट कौन सा आपका? टाइल। ठीक है, ये 2 टैक्स है। ये दो सबसे पहले समझिए टाइथे कौन सा टैक्स है। तो लिवाइव्ड बाय चर्च 1/10 प्रोड्यूस, यानी ये जो टाइथे टैक्स है ये चर्च लेता था। ठीक है, चर्च यानी जो थर्ड स्टेट के लोग थे ना, ये चर्च को भी अलग से टैक्स पे करते थे और भाई ये तुम्हारा नोबल्स को भी अलग से टैक्स पे करते थे। मतलब इनको पूरा चूस रखा था, कुछ नहीं था इन लोगों के पास। कितना देना होता था? 10%। 1/10 का मतलब यही आपका लगभग 1/10, जितना भी मान के चलिए कि अगर मैं फार्मर हूं और मैं अगर पर ईयर अगर मैं 100 kg अगर मैं गेहूं उगाता हूं, 100 kg गेहूं उगाता हूं, तो उसका 1/10 कितना होता है? उसका 1/10 मतलब उसका 10%, यानी 10 kg गेहूं जाके मुझे बेमतलब में चर्च को देना पड़ेगा। तो जो चर्च को जो टैक्स पे किया जाता था, इसको टाइथे कहा जाता था। और जो गवर्नमेंट यानी वहां के जो किंग को जो टैक्स पे किया जाता था, उसको टाइले कहा जाता था। और डायरेक्ट टैक्स होता था आपका टाइले। समझ में आ गया आपको? चलिए एक वर्ड और, लिवरे। लिवरे आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। तो लिवरे कुछ नहीं है, जैसे अपने यहाँ की करेंसी क्या है? रुपीज है ना, वैसे ही फ्रांस की करेंसी क्या है आपकी? लिवरे, जो 1794 तक यूज होती गई, बाद में उसको चेंज कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स एंड ऑल्सो एंजॉय फ्यूडल सर्विसेज। फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग ना तो टैक्स पे करते थे, समझ में आया, और इसके अलावा ये फ्यूडल सर्विसेज को भी एंजॉय करते थे। फ्यूडल सर्विसेज समझिए, मैं थर्ड स्टेट का एक फार्मर हूं या मैं एक आर्टिशन हूं। अब कोई सेकंड स्टेट का नोबल्स आएगा मेरे यहाँ, बोलेगा एक काम करो अभिषेक,
तुम मेरे घर आओ भाई, ये टूट फूट गया, इसको सही करके जाओ। मैं कहूंगा ठीक है मैं आ जाऊंगा, मैं जाऊंगा ठीक करके आऊंगा। अब मैं उनसे पैसे भी नहीं ले सकता, और मुझे जब वो बुलाएगा तब जाके मुझे काम करना पड़ेगा। तो भी वो लोग एक तरीके का टैक्स ही देखते थे कि भाई ये थर्ड स्टेट का बंदा मेरे यहाँ आएगा और काम करके जाएगा। ठीक, तो ऐसी बुरी स्थिति थी इन लोगों की, क्या बताए अब। चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, स्ट्रगल टू सर्वाइव। यानी इन लोगों की स्थिति बहुत ही ज्यादा बदतर हो गई थी। बदतर क्यों हो गई थी, चलो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ध्यान दीजिए, फ्रांस आपकी यूरोपियन कंट्री है, और ये कहानी लगभग कब की है आपकी 17 to 18 सेंचुरी, यानी जब लगभग पूरे वर्ल्ड में आपका किंग्स वगैरह इन सबका शासन चलता था। गवर्नमेंट तो थी नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी नहीं, तो किंग के पास जितनी जमीन होती थी उतना ही वो ज्यादा पावरफुल माना जाता था। तो सबको होड़ लगी हुई थी कि जमीन जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो सभी आसपास वॉर लड़ते थे। फ्रांस ने भी करा, फ्रांस के किंग्स ने भी आसपास वॉर लड़ा, कितनी सारी लड़ाई लड़ी। भाई देखो, अगर लड़ाई करोगे तो यानी वॉर लड़ोगे तो रिसोर्सेज तो लगेंगे, पैसा लगेगा, अनाज लगेगा, बहुत कुछ लगेगा। ठीक, तो फ्रांस में ऐसा ही था, उनका पैसा जाए जा रहा था और पैसा आ नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि टैक्स चुकाने का जिम्मा सिर्फ किसके ऊपर था, थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट कहां से चुकाए, उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, खुद के लिए थे, वो उनको क्या दे। जिनके पास पैसे थे, फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग, वो तो टैक्स पे नहीं करते थे। तो फ्रांस की स्थिति बहुत ज्यादा ही बदतर हो गई थी। इसके साथ साथ फ्रांस ने और क्या करा था, अमेरिकन कुछ कॉलोनीज जिस पर ब्रिटिशर ने कब्जा कर रखा था, वो अमेरिकन कॉलोनीज को लोन दे रहे थे। भाई पैसा ले लो और पैसे से गोला बारूद खरीदो और अपने आप को आजाद करा लो। मतलब खुद कंगाल हो रखे हैं और अमेरिका को वो दे रहे, सहायता दे रहे। तो ये स्थिति। इसके साथ आपकी वर्साइलिस में एक पैलेस था किंग का, बहुत ही ज्यादा शाही था। अब उसकी मरम्मत, उसके रख रखाव में बहुत ही ज्यादा पैसा लगा था। अब उसका खर्च भी कहाँ, तो थर्ड स्टेट के लोग। तो अब वहां के जो किंग का ना दिमाग खराब हो गया कि अब क्या करे, पैसा आ नहीं रहा, कंगाल हो गया हूं मैं, कहां का राजा बना। अच्छा, एक टॉपिक और, आपका जो लुई 16 थे, ये 1774 में आपके फ्रांस के किंग बनते हैं, और इनकी शादी मैरी एंटोनेटी करके एक प्रिंसेस है ऑस्ट्रिया की, उनसे होती है। ठीक, ये कहानी मैं आपको ये स्टोरी में आपको बताना भूल गया था, वैसे इतना भी कुछ खास है नहीं। चलिए यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके बाद की यही कि अब कैसे, अब तुम्हें बहुत कुछ करना है, कर्जा भी चुकाना है जो तुम्हारे ऊपर पहले से है फ्रांस के ऊपर, गवर्नमेंट भी चलानी है, सेना को खर्चा भी देना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज सबका ध्यान रखना है, पैसे है नहीं, क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, टैक्स बढ़ा देते हैं। तो स्थिति पहले से बदतर थी थर्ड स्टेट के लोगों की। अब लुई 16 ने फैसला लिया कि मैं क्या कर दूंगा, मैं टैक्स और बढ़ा दूंगा। अब ये लो, और देखो आगे क्या होता है। चलो थोड़ी देखो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 1715 में फ्रांस की आबादी कितनी थी भाई तुम्हारी, 23 मिलियन थी। कितनी थी, 23 मिलियन, 2.3 करोड़। और 1789 में कितनी हो गई, 2.28 मिलियन, यानी 2.8 करोड़। इनकी आबादी बढ़ गई। जितनी तेजी से आबादी बढ़ी उतनी तेजी से यहाँ पे इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। देखो क्या लिखा है, रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स नॉट कीप विद द डिमांड। यानी जो लोग बढ़े, अब लोगों की संख्या बढ़ेगी तो भाई डिमांड बढ़ेगा, लोग बढ़ेंगे तो उतना फूड भी चाहिए उनको सर्वाइव करने के लिए, बट ये भी नहीं हो पाया। ठीक है, यानी जितने लोग बढ़े उतना उनको फूड नहीं मिल पाया। तो अब क्या, अब ऊपर से और देखो क्या हुआ, अब इतने सारे लोग हो गए, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई, आपका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, यानी लोग अब बेरोजगार होने लगे, लोग बहुत ही कम सैलरी पर काम भी करने लगे। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक आपका वही लिख रखा है मैंने, क्या लिखा है आपका, लो वेजेस ऑफ लेबरर्स, वाइड गैप बिटवीन पुअर एंड रिच। और वही जनसंख्या इतनी बढ़ी कि लोग कुछ भी करने को तैयार थी, तो इन लोगों ने फायदा उठाया व्यापारियों ने, और बहुत ही कम तनख्वाह पे इन लोगों को रखना शुरू करा। और जो आपका गरीब था फ्रांस में, वो और ज्यादा गरीब होते गया, और जो आपका अमीर था वो और ज्यादा अमीर होते गया। यानी अब बिल्कुल स्थिति और ज्यादा डाउन हो गई, और हालत तो और बेकार हो जाती थी जब ओले पड़ते थे या जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती थी, जिसकी वजह से फसल आपकी खराब हो जाती थी। इसके वजह से आपके जो प्राइसेस होते थे वो बहुत ज्यादा ही महंगे हो जाते थे। तो वर्ड है यहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस, एनसीईआरटी में भी है। तो एक ऐसा सिचुएशन वेयर अ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड आर एंडेंजर्ड, यानी एक जिंदगी में एक ऐसा स्थिति आता है सबके सामने जब उनका बेसिक मीन्स, यानी ना खाना मिलता है, ना पानी मिलता है, ना रहने के लिए जगह है, ये स्थिति भी जब बदतर हो जाती है वहां के लोगों के लिए, तो इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो आपका फ्रांस वहीं से गुजर रहा था। चलो थोड़ा बहुत कुछ फायदा भी होता है फ्रांस को, क्या होता है आपका 17 to 18 सेंचुरी में आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन यूरोप में बहुत अच्छा खासा चला, नई नई मशीनें बनी, लोगों ने आविष्कार करा मशीनों का, वैज्ञानिकों ने, फैक्ट्री लगाई गई, वो सब करा गया। तो मिडिल क्लास आपके थर्ड स्टेट के लोग ही होते थे, जो एजुकेटेड होते थे, पढ़े लिखे होते थे, व्यापार करते थे। तो ये लोग रिच बने, जब समझदार बने तो उनको लगा कि नहीं यार ये तो हमारे समाज में गलत हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। पावर और विशेष अधिकार तो लोगों को उनके मेरिट के बेस पे देना चाहिए ना, ये थोड़ी देना चाहिए कि तुम्हारा फर्स्ट स्टेट में जन्म हुआ है, सेकंड स्टेट में जन्म हुआ है तो तुम पावरफुल बन गए, वो बन गए। ये बात इनको समझ में आने लगी, तो अभी इन लोगों ने इस चीज पे आवाज भी उठाई। वही बता रखा है आगे, 18th century witnessed emergence of middle class
they earned their wealth from a trade manufacturing goods like silk, wool and textile. They believe idea of privileges merit not on birth. वही टॉपिक कि अब इन लोगों ने अपना पैसा कमाना शुरू करा, व्यापार करते थे, चीजों को बनाकर बेचते थे, ठीक है, जैसे सिल्क यानी रेशम के कपड़े हो गए, वुलन आपके ऊन के कपड़े हो गए, और ये लोग ये मानते थे कि प्रिविलेजेस यानी जो विशेष अधिकार है ना, ये आदमी की हैसियत यानी उनके मेरिट के हिसाब से होना चाहिए, उनके बर्थ के हिसाब से नहीं। ठीक, समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, अब नेक्स्ट जब इनको समझ में आता है, देखो आगे क्या होता है। अब ये बातें तो इनको समझ में आने लगी, प्लस ऊपर से इतनी प्रॉब्लम्स, और अब इन लोगों को भड़काने का कहो या समझदार बनाने का काम किसने किया? इन सभी थिंकर्स ने। थिंकर्स यानी आपके फिलोसोफर्स कौन कौन थे? आपके चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू, सेकंड जीन जैकोस रूसो, इतना बड़ा नाम है इनका, थर्ड कौन है तुम्हारे? जॉन लॉक। देखिए, तो चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू की क्या विचारधारा, ये क्या मानते थे? प्रीफर्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, पावर डिवाइडेड बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। चार्ल्स मॉन्टेस्क्यू कहते थे कि चलो मोनार्की हो बट कैसा हो? कॉन्स्टिट्यूशनल हो, यानी मोनार्क को भी कॉन्स्टिट्यूशन ही कंट्रोल करता हो, यानी संविधान होना चाहिए सबसे पावरफुल उस देश में, ऐसा मॉन्टेस्क्यू ने कहा। इनके साथ साथ इन्होंने ये बात और कही कि सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, यानी जो पावर है गवर्नमेंट की उसे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी इन सब में डिवाइड कर दो, एक ही पर्सन के पास या एक ही इंस्टीट्यूशनल बॉडी के पास ये सब ना हो, ये बात कही इन्होंने। और इनकी किताब का नाम क्या है? द स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक, तो ये किताब का नाम पूछा जाता है। दूसरे कौन से थे तुम्हारे? तो जीन जैकस रूसो नाम था इनका। तो देखो इन्होंने क्या कहा, गवर्नमेंट वाज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड लीडर्स, यानी इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऐसी बने जो वहां के लोग और वहां के जो लीडर्स उनके बीच में समझौता होना चाहिए। यानी अगर मान के चलिए ये फ्रांस है, हम यहाँ के सिटीजन हैं, हम चाहते हैं कि ये पर्सन हमें लीड करे, हम चाहते हैं कि पर्सन हमें लीड करे, हमारे लिए लॉ बनाए, रूल करे, तो ही वो करे। ये चाहते थे कौन? तुम्हारे जीन जैकोस रूसो। इन्होंने यही बात कही कि आपकी जो गवर्नमेंट बननी चाहिए लोगों के समझौते से बननी चाहिए, यानी मोनार्की नहीं होना चाहिए। सिंपल इन्होंने कह दिया कि भाई क्या होना चाहिए? आपका डेमोक्रेसी होना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में यही तो होता है, हम वोट करते हैं, वोट करके अपने लीडर्स को जिताते हैं। इसका मतलब यही तो होता है कि हमारे बीच में और हमारे लीडर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, हम चाहते हैं कि हम हमें रूल करे, तभी तो हम उनको वोट देकर जिताते हैं। तो ये बात कही थी जीन जैकोस रूसो ने, और इनकी किताब का नाम क्या है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट तीसरा देखिए कौन है आपके? जॉन लॉक। तो रिफ्यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क। इन्होंने तो मना ही कर दिया। देखो ये तो तुम्हें पता होगा, तुमने 7th 8th की हिस्ट्री भी पढ़ी होगी। किंग अपने आप को ये शो करने की कोशिश करता था ना कि उसके पास जो राइट है ना वो क्या है? डिवाइन, यानी दैविक शक्तियां है। गॉड ने ही उसे भेजा है कि जाओ जाके लोगों पे रूल करो और उनको कंट्रोल करो। तो भाई जॉन लॉक ने कह दिया कि ये तो गलत है, ये किंग्स के पास डिवाइन राइट नहीं होना चाहिए और उसके पास पूरी की पूरी पावर भी नहीं होनी चाहिए। ठीक, ऐसा किसने कहा? जॉन लॉक ने। और इनकी किताब का नाम क्या है? टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। चलिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब यहां से शुरू होता है तुम्हारा आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, क्रांति यहां से मैंने आपके शुरू हो गई। अब हम आगे वापिस। तो जैसा मैंने आपको बताया था, पैसे की जरूरत थी, टैक्स की जरूरत थी लुई 16 ने। अब ये बात याद रखिए, लुई 16 किंग तो थे बट इनके पास एब्सोल्यूट राइट नहीं था, ये अपनी मर्जी से टैक्स नहीं बढ़ा सकते थे। टैक्स बढ़ाने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब चलो एक डाउट, भैया स्टेट जनरल क्या है? पहले ये तो समझाओ, चलो समझ लो फिर। स्टेट जनरल क्या है? जैसे स्टेट जनरल आपका एक पॉलिटिकल बॉडी है, मैंने आपको बताया ना कि सोसाइटी फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट में डिवाइड था। तो फर्स्ट स्टेट के लोगों ने क्या करा? आपस में से ही कुछ लोगों को चुनकर वोट दे दिया, और वो क्या कहलाए? वो फर्स्ट स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव कहलाए, और उनकी संख्या कितनी थी? 300। सेकेंड स्टेट के लोगों ने भी आपस में से कुछ लोगों को वोट करा, वोट करके जिताया और उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, और उनकी संख्या भी कितनी थी? 300। थर्ड स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, तो उन लोगों ने भी आपस में वोट करा और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुना, और उनकी संख्या कितनी थी? टोटल 600। यानी क्या करना था? अगर लुई 16 को टैक्स बढ़ाना करना था, इंक्रीज करना था, तो उनको फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट, इन तीनों स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको इनकी मीटिंग को बुलाना पड़ा था, और उन्होंने यही करा। उन्होंने क्या करा? 5 मई 1789, यानी लुई 16 इनके पास राइट था, ये बुला सकते थे, तो इन्होंने 5 मई 1789 को क्या किया? कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाते हैं, क्या करने के लिए? टैक्स इंक्रीज करने के लिए। स्टेट जनरल है क्या भाई? तो पॉलिटिकल बॉडी है, बता रखा हूं मैं आपको। तो देखो फर्स्ट स्टेट में 300 लोग थे, मतलब मेंबर थे, लोग नहीं थे, जनसंख्या तो बहुत ज्यादा थी इनकी, लाखों में थी, बट लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव समझ में आता है ना, ये नहीं, ये लोग थे जो फर्स्ट स्टेट से जीत के आए थे 300, और सेकंड स्टेट से भी 300 लोग जीत के आए थे, और थर्ड स्टेट से आपके 600 लोग जीत के आए थे। ठीक है, तो अब एक चीज और याद रखिए, पीजेंट्स को
आर्टिशंस को, वुमेन को, इन लोगों को अलाउड नहीं था, मतलब ये लोग असेंबली में नहीं जा सकते थे। तो भाई इन लोगों ने क्या करा, इन लोगों ने लेटर्स लिखा और अपनी प्रॉब्लम्स को थर्ड स्टेट को लोगों को दे दिया कि जाओ भाई किंग को हमारी सारी प्रॉब्लम पढ़ के बताना है, शायद हमारे लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो लगभग 40,000 लेटर ये लोग लेके जाते हैं अपने हाथ में बिल्कुल मोड़ के, जाके किंग्स को हम बताएंगे कि भाई हम ये सब प्रॉब्लम है, आप इनको कुछ भी करके ठीक करिए। चलिए अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। ये क्या बात हुई, ये बड़ा अजीब सा लगा आपको कि थर्ड स्टेट के लोग ये चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति एक वोट दे और सबके वोट की वैल्यू क्या बराबर हो। लिखा है ना नीचे, देखो क्या लिखा है, 1 वोट 1 वैल्यू। इसका मतलब कि हर पर्सन वोट करे और सबके वोट की वैल्यू क्या हो, बराबर हो। इसका मतलब कि क्या फ्रांस में ऐसा नहीं होता था? तो जी नहीं, यही नहीं होता था। यही तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि फ्रांस में जो पर पर्सन के वोट को काउंट नहीं किया जाता था, जो स्टेट होता था ना, हर स्टेट का एक वोट माना जाता था। समझ में आया? यानी ध्यान से सुनिए, मैं आपको क्या बताता हूं। जो फर्स्ट स्टेट के जो 300 रिप्रेजेंटेटिव है, यानी ये लोग अगर 300 के 300 या मेजोरिटी अगर चाहेगी कि हाँ भाई ये कर दो, ये कानून बना दो, मतलब कि पूरे स्टेट का एक वोट माना जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेट तैयार हो गया कि हाँ टैक्स बढ़ाना है, तो इसको 1 वोट काउंट किया जाएगा वापस। सेकंड स्टेट के लोग भी अगर राजी हो गए कि हाँ ये इंक्रीज करो, टैक्स बढ़ाओ, तो ये भी इनका भी एक वोट काउंट हो जाएगा। ठीक है, 2 वोट तो मिल गया। टोटल कितने हैं? 1 वोट फर्स्ट स्टेट का, 1 वोट सेकंड स्टेट का और 1 वोट आपका थर्ड स्टेट का। ठीक है, और फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग ये तो मिले जुले रहते थे, इनको क्या दिक्कत थी? ठीक है, मिल बांट के खाते थे। तो ये दोनों आपस बात में सहमति हो जाते थे, मतलब इनके बीच में सहमति हो जाती थी कि हाँ जो तू बोलेगा मैं वही करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट के लोग और सेकंड स्टेट के लोग ये दोनों ही हर एक चीज पे तैयार हो जाते थे और ये 2 वोट काउंट आपका हो जाता था। बच गए आपके थर्ड स्टेट के लोग, भले ही 600 है, भले ही इनकी पॉपुलेशन 90% है, पर इनका भी तो 1 वोट काउंट होगा। अब खुद सोचो कि 3 ही वोट है, 3 में से अगर 2 वोट अगर किसी एक चीज के पक्ष में चला जाए और एक ना आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, और वो कानून आपका बन जाता था। और ये सबसे बड़ी नाकामी थी या गलती थी जिसको थर्ड स्टेट के लोग सुधारना चाहते थे। तो उन्होंने किंग के सामने डिमांड रखा कि सर ऐसा नहीं चलेगा, अब से क्या होना चाहिए, 1 वोट और 1 वैल्यू। बट क्या लगता है किंग मानेगा? नहीं। तो किंग रिजेक्टेड देयर ऑफर्स, किंग ने मना कर दिया कि ऐसा नहीं होगा, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। बस भड़क गए, कहां चले गए, देखो, assembled in tennis court in the ground of Versailles sworn not to disperse till they had drafted a constitution। अब ये लोग कहां चले गए? अब ये लोग चले गए तुम्हारे टेनिस कोर्ट, वर्सलिस जगह है वहां पे टेनिस कोर्ट है, और जाकर शपथ लेते कि अब कुछ भी हो जाए यहां से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हम अपने फ्रांस का भी संविधान नहीं बना देते और जब तक हम किंग के पावर पे कंट्रोल नहीं कर लेते और उनकी पावर पे लिमिटेशन नहीं लगाते। ये सब इन लोगों ने ही करा और ये जाते हैं कहां पे? आपका टेनिस कोर्ट में, और वहां पे जाकर ये करने की पूरी कोशिश आप करते हैं। चलिए समझ में आ गया आपको? तो अब उसके बाद ही देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या आपका, स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल ऑफ बेस्टाइल। देखो समझो इसमें क्या बता रखा है। अब आप लोगों ने एनसीईआरटी में देखी होगी तो एक इमेज शो कर रखी है टेनिस कोर्ट की, जहां पे 2 पर्सन है। ठीक है, उनके बारे में चलिए हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, पहले ये देखिए क्या होता है यहाँ पे। देखिए अब ये वापस आ गए हम, जो हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टॉर्मिंग द बेस्टाइल, उसकी शुरुआत अभी यहीं से होती है। नेशनल असेंबली, अच्छा सॉरी एक चीज बताना भूल गया कि ये लोग जो टेनिस कोर्ट में जो गए थे, जिन्होंने सोचा कि अब यहां से तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हम फ्रांस का संविधान नहीं बना देते, तो इन लोगों ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, नेशनल असेंबली, कि हम क्या है, नेशनल असेंबली है और हम ही कानून बनाएंगे। तो देखिए आगे क्या बता रखा है, नेशनल असेंबली बिजी एट वर्सलिस एजिटेटेड क्राउड स्टॉर्म द बेस्टाइल फोर्ट। यानी जो आपकी नेशनल असेंबली है वो तो भाई बिजी थी वर्सलिस में संविधान लिखने में, तब तक जो आपके गुस्से वाली जो भड़की हुई क्राउड थी क्या कर रही थी, बेस्टाइल फोर्ट को तोड़ रही थी। ठीक है, क्यों? क्वेश्चन ये भाई कि क्यों ऐसा क्या हुआ अब कि मतलब इन्होंने बिल्कुल तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया। तो देखो क्या हुआ, फ्रांस में अब आ चुका था कि आपका सीवियर विंटर, कड़ाके की ठंड पड़ी थी भाई, जिसकी वजह से तुम्हारी उनकी सारी की सारी फसलें नष्ट हो चुकी थी। ठीक, अब फसलें सारी खराब, बैड हार्वेस्ट, अब लोगों के पास अनाज ही नहीं है, खाए क्या, जिसकी वजह से अब क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। देखो अनाज की संख्या ही कम हो गई, उनकी मात्रा कम हो गई, तो अब प्राइस तो बढ़ ही जाएगा। अब गरीबों के पास पैसा तो था नहीं थर्ड स्टेट के लोगों के पास, तो वो महंगे सामान को क्या कर दे, तो क्या, और उसके अब इसका फायदा किसने उठाया, बेकर्स, यानी वो लोग जो ब्रेड वगैरह बनाते थे या जो रखते थे अपने पास ये सब अनाज वगैरह, उन्होंने जानबूझकर अनाजों को चुरा दिया ताकि जब कीमत बढ़ जाएगी तब बाहर निकाल के बेचेंगे। तब इसके वजह से क्राउड तो और ज्यादा भड़क गई, उन्होंने क्या करा, स्टॉर्म्ड दी शॉप्स, इन लोगों ने दुकानों पे हमला बोल दिया। ठीक है, तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया, और वुमेन्स ने भी यही करा, क्या कर दिया कि जाकर तुम्हारे ब्रेड वगैरह की दुकानें लूट ली। ठीक है, कि अब मतलब जितने भी अनाज की दुकानें थी उन सब पे जाके धावा उन लोगों ने बोल दिया, क्योंकि पैसा था नहीं, पैसा आ नहीं रहा था, जो भी आ रहा था टैक्स में जा रहा था सारा का सारा,
ऊपर से राजा आपका टैक्स और ज्यादा बढ़ा रहा था, ऊपर से फसलें भी खराब। मतलब ये लोग तो हर जगह से पिट रहे थे भाई, यहाँ से पिट रहे थे, वहां से पिट रहे थे, वहां से पिट रहे थे। अब यही समझने के लिए किंग ने ऑर्डर करा ट्रूप्स को, सेना को भेजा कि जाओ जाकर देखो कि ऐसा क्या हो रहा है तुम्हारे इन देहाती इलाकों में और गांवों में कि भाई इतनी ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, लोग लूटपाट मचा रहे। तो वो जो किंग ने जो सेना भेजी थी ना, वो अटैक करने के लिए नहीं भेजी थी। यही तो सबसे बड़ी अफवाह थी जो लोगों को लगा। उन लोगों ने सोचा कि नहीं, किंग ने हमारे डिमांड को रिजेक्ट कर दिया, इसका मतलब कि ये सेना भेजेगा और हम लोगों को बंदी बना लेगा और पकड़ के मारना उड़ना शुरू कर देगा। और यही भ्रम था, ठीक है। इसी भ्रम की वजह से आपका आंदोलन शुरू हुआ और चलो हो गया, मैं तो ये कहता हूँ। देखो, किंग्स ऑर्डर ट्रूप्स टू हैंडल दिस सिचुएशन, उन्होंने सेना भेजा कि जाओ जाकर हैंडल करो और पता लगाओ कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ, वो लोग क्या कर रहे हैं और क्यों एक दूसरे को मार रहे हैं, क्यों दुकानों को लूट रहे हैं। और आर्मी वुड फायर डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स, और लोगों को लगा कि आर्मी क्या कर देगी, उन सबके ऊपर गोली चला देगी और उन सबके फसलों को तबाह कर देगी। तो लोगों ने खुद की आर्मी बना ली, पीपल्स मिलिशिया। उन 7 लोगों ने मिलकर जो भी मिला उनको, घर के सामान, ठीक है, बर्तन वगैरह कुछ भी, ईंट पत्थर सब उठा लिया कि बस अब हम इन सेना को अब शहर में घुसने नहीं देंगे, इन सबको बाहर निपटा देंगे। तो इन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने वहीं पास में एक बेस्टाइल फोर्ट था, ठीक है, बेस्टाइल का जेल था, किला था, उसको तहस नहस करना शुरू कर दिया और उसको पूरा तोड़ फोड़ दिया। क्यों? देखो, बिकॉज इट वॉज हेटेड बाय ऑल, बिकॉज इट स्टूड फॉर अ डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग एंड सर्च ऑफ आर्म्स। आगे बताया जाता है क्योंकि जो बेस्टाइल फोर्ट था सभी उससे नफरत करते थे। क्यों? क्योंकि जो बेस्टाइल फोर्ट है ना, अब वो एक राजा का प्रतीक था, किंग का एक प्रतीक था, उसका एक सिंबल था। लोगों ने सोचा कि अगर हम बेस्टाइल फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इसका मतलब कि हम राजा को चुनौती दे देंगे, भाई तुम्हें जो करना है कर लो, हम ये अब आगे कर लेंगे। मतलब अब हम अब और नहीं सहेंगे, अब हम आंदोलन करेंगे और जो है हम वो सारा छीन के रहेंगे। इसके अलावा सर्च ऑफ आर्म्स, यानी लोगों ने सोचा कि अच्छा जेल है तो यहाँ पे गोला बारूद होगा, एक काम करो जाकर तोड़ फोड़ दो और जितना भी गोला बारूद है सारे का सारा वहां से अब जाके उठा लो। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब किंग तो डर गया, क्यों नहीं डरेगा, देखो आगे क्या होता है। अब जब किंग को लगा कि नहीं भाई अब इनकी बात तो माननी पड़ेगी, नहीं तो ये तो छोड़ेंगे नहीं हमें अब, ठीक है। तो देखो किंग क्या करता है, लुइस 16 फाइनली एक्सेप्टेड एंड 4 of August 1789 पास्ड अ डिक्री अबॉलिश अ फ्यूडल सिस्टम एंड टैक्सेस। और आपका किंग तैयार होता है कि भाई ठीक है बस मान लिया, अब और मत करो। 4 अगस्त 1789 को लुइस 16 कानून पास करता है और जो भी आपका फ्यूडल सिस्टम चल रहा होता है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। जो लोग टैक्स चुकाते थे, जो चर्च को टैक्स देते थे और जो अलग से गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, इसको बंद कर दिया जाता है। किसानों के कर्ज माफ कर दिया जाता है और आपका फ्रांस क्या बन जाता है, फ्रांस तुम्हारा बन जाता है, फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी फ्रांस अब एक ऐसा वो मोनार्क बन जाता है जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी रहता है। मतलब लोगों ने भी लुइस 16 को मारा नहीं और उनको भगाया भी नहीं, ठीक है। लुइस 16 भी थे और वहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी था, ठीक है। और आपका 1791 में आपका वहां का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो जाता है, ठीक। और मतलब किंग भी होता है, किंग के पास पावर होती है, किंग के पास पावर होती है कि किंग के ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं होगा। अभी किंग होता ही है, ठीक है, उसको पूरी तरीके से हटाया नहीं जाता। तो चलिए यहाँ तक तो चैप्टर आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल ही आएगा, मैंने पढ़ाई ऐसा है। तो आप लोग क्या करो, इसको अच्छे से रिवाइज करो, के बाद का जो होगा हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए तब तक ध्यान से देखिए, मतलब ध्यान से पढ़िए, सही से समझिए। इसके बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर रिवाइज करिए।